हरियाणा में 19 साल की टीचर मनीषा की मौत का मामला पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। नर्सिंग का सपना लिए मनीषा की गुमशुदगी, 2 दिन बाद खराब हालत में मिली लाश और पूरे हरियाणा में हुए विरोध प्रदर्शन। मामला उलझता जा रहा है, सवाल गहरे होते जा रहे हैं। ये हत्या है या मनीषा ने खुद अपनी जान दी? आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। क्या है इस केस की पूरी कहानी? पुलिस ने जिस नोट के मिलने की बात कही वो 5 दिन बाद अचानक से कैसे सामने आया? मनीषा के शव पर चोट के निशान कैसे आए? 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी घर वाले भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि जब बात गरीबों की आती है तो पुलिस की लापरवाही भी अपने चरम पर पहुंच जाती है? क्या प्रशासन मनीषा के घर वालों पर अंतिम संस्कार का दबाव डाल रहा है? 2 जिलों में इंटरनेट बंद करने की नौबत आ गई है और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं? हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद हैं, सब विस्तार से आपको बताएंगे। शो में बात उपराष्ट्रपति चुनाव की भी होगी। सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। विपक्ष के पास चुनाव जीतने लायक नंबर्स तो नहीं है, लेकिन संदेश जरूर है, और वो संदेश क्या है ये समझेंगे। बिहार से राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाने की अपील के पीछे क्या मंशा है वो जानेंगे। किस मामले में राष्ट्रपति, सीजेआई और 2 राज्य रायशुमारी में लगे हैं, मामले की डिटेल समझेंगे। टीम इंडिया फिर से चक दे कहने को तैयार हो रही है, उनकी बात भी करेंगे और बात करेंगे सरकार के 2 बड़े ऐलानों की भी। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। पेड़ और पत्थरों से बंद रास्ते, शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, न्याय न मिलने तक बेटी का अंतिम संस्कार न करने की बात और बैन पड़ा इंटरनेट। हरियाणा के भिवानी में 19 साल की टीचर की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। 13 अगस्त को मनीषा की लाश एक खेत में मिली थी। घर वालों और गांव वालों ने कहा कि ये हत्या है। पुलिस बोली मनीषा ने खुद जान दी है। 2 बार पोस्टमार्टम भी कराया, लेकिन मनीषा के घर वाले संतुष्ट नहीं हुए। पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लापरवाही के भी आरोप लगाए गए हैं और बीते 7 दिन में हरियाणा के अलग अलग जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। राजनीति भी हो रही है। तो ये पूरा मामला है क्या? एकदम शुरू से शुरू करते हैं। हरियाणा का नक्शा उठाएं तो दक्षिण पश्चिम में पड़ता है भिवानी जिला। हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों से लगता हुआ। इसी भिवानी में है गांव ढाणी लक्ष्मण, दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर। इसी गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी मनीषा। घर वाले उसे कम बोलने वाली और अपने काम से काम रखने वाली लड़की बताते हैं। मनीषा का सपना था नर्सिंग ऑफिसर बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने लोगों के लिए कुछ करना, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो सका। मनीषा के गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर है सिंघानिया किड्स केयर स्कूल। करीब 1 महीने पहले मनीषा ने यहाँ पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उसे अपनी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने थे। घर वाले दे नहीं सकते थे, क्योंकि आर्थिक हालात कभी भी अच्छे नहीं रहे। आंखों में सपने और जज्बा लिए मनीषा रोज़ स्कूल पढ़ाने जाने लगी। एक वैन से उसका आना जाना होता था। 11 अगस्त को भी मनीषा रोज़ की तरह सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकली। पिता संजय से कहा था आज लेट आऊँगी, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बारे में पता करने जाना है। लेकिन मनीषा देर शाम तक घर नहीं आई। घर वालों को चिंता हुई। मनीषा के दादा रामकिशन ने उसके पिता संजय को फ़ोन मिलाया। पता चला कि संजय के पास मनीषा का फ़ोन आया था शाम करीब 6:30 बजे, लेकिन व्यस्त होने की वजह से संजय फ़ोन नहीं उठा पाए थे। संजय ने मनीषा को फ़ोन मिलाया, लेकिन मनीषा ने फ़ोन नहीं उठाया। घर वालों की चिंता और बढ़ी। मनीषा की खोजबीन शुरू हो गई। घर वाले लोहारू पुलिस थाने पहुंचे। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। कहा कि बेटी भाग गई होगी, कुछ दिन में वापस आ जाएगी। पुलिस की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया मिलने के बाद घर वालों ने अपनी तरफ से भी खोजबीन जारी रखी। गाँव वाले भी शामिल हुए, लेकिन 12 अगस्त तक मनीषा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फिर 13 अगस्त को पुलिस के पास सिंघानी गांव के किसान का फ़ोन आया। किसान बोला कि यहाँ खेत में एक लड़की की लाश पड़ी है। ये खेत उस नर्सिंग कॉलेज से महज 500 मीटर की दूरी पर है, जहाँ मनीषा एडमिशन लेना चाहती थी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। देखा कि शव क्षत विक्षत हालत में पड़ा है। गले पर एक गहरी चोट थी, जैसे किसी ने काटा हो। चेहरा बिगड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मनीषा के घर वालों से शिनाख्त करवाई। उन्होंने शव को पहचान लिया।
अगले दिन यानी 14 अगस्त को भिवानी के सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। इधर घर वालों ने अस्पताल में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, शव लेने से इनकार कर दिया। गांव वालों के साथ मिलकर बस अड्डे पर जाम लगाया, पुलिस पर फिर से लापरवाही के आरोप दोहराए, दोबारा से पोस्टमार्टम की मांग की। 15 अगस्त के आते आते लोगों का गुस्सा और बढ़ा। विपक्षी पार्टियों के कई नेता अपना समर्थन देने के लिए पहुंचने लगे। इस बीच हरियाणा सरकार ने भी एक्शन लिया। भिवानी के तत्कालीन एसपी मनबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जगह मिली 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को। लोहारू थाना प्रभारी अशोक सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। 16 अगस्त को दोबारा से पोस्टमार्टम हुआ रोहतक पीजीआई में। यहां भी डॉक्टरों ने रेप की पुष्टि नहीं की। इस बीच पुलिस एक नई थ्योरी के साथ आई। कहा कि मनीषा ने खुद अपनी जान दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर में जहर मिलने की पुष्टि हुई है, जो एक कीटनाशक है। ये कीटनाशक मनीषा ने एक बीज भंडार से खरीदा, जो किड्स केयर स्कूल के पास है। पुलिस ने कहा इसका सीसीटीवी वीडियो भी आया है। हालांकि लोगों ने पुलिस की ये थ्योरी नहीं मानी। 17 अगस्त को भी धरना प्रदर्शन जारी रखा। हरियाणा सरकार की मंत्री श्रुति चौधरी भी घर वालों से मिलने पहुंची। कहा कि मुख्यमंत्री पर्सनली इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। परिवार फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। 18 अगस्त के दिन पुलिस ने अपनी थ्योरी में एक नया पहलू जोड़ा। कहा कि मनीषा ने जान देने से पहले एक नोट भी लिखा था। मनीषा की हैंडराइटिंग उस नोट की राइटिंग से मैच करती है। शरीर पर जो निशान है वो इसलिए क्योंकि जानवरों ने डेड बॉडी को नुकसान पहुंचाया। ये सुनकर के घर वाले और गुस्सा हो गए। कहा कि पुलिस जानबूझकर मर्डर के मामले को किसी और दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही है। 18 तारीख को ही व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। गुस्साए छात्र छात्राओं ने पानीपत, जींद, चरखी दादरी, कैथल और फतेहाबाद समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन और व्यापारी संगठन भी सड़कों पर उतरे। देर शाम एसपी सुमित कुमार का बयान आया, फिर से वही थ्योरी दोहराई, लेकिन ये भी कहा पीजीआई रोहतक में हाई लेवल मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स पर चर्चा करेगी। लेकिन मनीषा के घर वाले संतुष्ट नहीं हुए। देर रात तक धरने पर बैठे रहे। पूरा समाज उसके साथ है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक जो लिपापोती करी गई है वो बिल्कुल गलत है। जो भी मोड़ दिया गया, भाई पहले सबसे पहले बोले जहर खरीदे उसने, वो मोड़ दिया गया। उसके बाद बोले उसका सुसाइड नोट सामने आया, वो मोड़ दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना धरना जो गाँव में दे रखा था, प्रदर्शन जो अपना धरना स्थल था, उसने बोला भाई घटा दो संख्या। फिर बोलेगा भाई इसने माइक बोइक बंद कर दो, फिर बोले इसने चेंज कर दो जगह ने। तो इस तरह सारे सिस्टम पर लिपापोती करी गई और पूरा दबाव बनाया गया। इस बीच राजनीतिक दखल भी शुरू हुआ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया। वो बोले कि घर वालों की मांग मानते हुए जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। पूरे मामले में पुलिस और हरियाणा सरकार की भूमिका गैर जिम्मेदाराना रही है। असली गुनहगारों को जल्द गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। समर्थन हरियाणा के कलाकारों की ओर से भी आया। मासूम शर्मा, गुलजार छानीवाला, दिलेर खरकिया और यशपाल शर्मा जैसे कलाकारों ने सवाल उठाए। मसलन यशपाल शर्मा ने लिखा कि आज के दौर में अगर पुलिस केस सॉल्व करने पर डट जाए तो कोई केस अनसॉल्व ही ना रहे। गरीबों और वंचितों के लिए पुलिस के पास ना तो टाइम होता है और ना ही संसाधन। जिनके पास पैसा और पावर है उनके कुत्ते और बिल्ली भी प्रायोरिटी में रहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की थ्योरी पर ये सवाल उठाए। क्या सवाल? मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली। 5 दिन बाद अचानक उसका कथित नोट कैसे सामने आया? जिसे मनीषा का नोट बताया जा रहा है वो एक फोटोकॉपी लग रहा है। असली नोट कहाँ है? मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई, डेड बॉडी 13 अगस्त को मिली। 2 दिनों तक किसी की नज़र डेड बॉडी पर क्यों नहीं पड़ी? इन सब डेवलपमेंट्स के बीच 18 अगस्त की देर रात एक और अपडेट आया। पुलिस ने कहा कि मनीषा के घर वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए हैं। लेकिन फिर मनीषा के पिता संजय का बयान आया। बोले कि प्रशासन ने धरना कमेटी के जरिए दबाव बनाया, अंतिम संस्कार की सहमति ली, लेकिन हम राजी नहीं हैं। जब तक हत्यारे पकड़ नहीं लिए जाते तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। 19 अगस्त की सुबह जब ये खुलासा हुआ तो गांव वाले और गुस्सा हुए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ढाणी लक्ष्मण गांव जाने वाला रास्ता रोक दिया गया है। हरियाणा सरकार ने भिवानी और चरखी दादरी में 21 अगस्त की सुबह 11 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड पर मौजूद हमारे साथी रजत और विजय। हम इस वक्त हरियाणा के भिवानी के ढाणी लक्ष्मण गांव में हैं और ये मनीषा का गांव है। हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं।
कल से आज तक का अपडेट ये है कि कल जो कमेटी थी जिसने प्रशासन के साथ देर रात इस बात पर सहमति जताई थी कि मनीषा की मौत का कारण जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें जो सामने आया है कि जहर खाने से हुई है, उस पर सहमति जताई थी और उनका कहना था कि आज अंतिम संस्कार होगा। हालांकि जब परिवार देर रात यहाँ पर वापस आता है तो परिवार ने उस फैसले से को मानने से इनकार कर दिया है और अभी कुछ देर पहले जो पंचायत पीछे चल रही है यहाँ पर फैसला लिया गया है कि एक नई कमेटी बनी है 8 सदस्यों की और इन्होंने 2 प्रमुख मांगे रखी हैं। एक तो कि मनीषा का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में होना चाहिए और सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। हमारे इनके बाबा से, मनीषा के बाबा से भी बात हुई है, उनकी मौसी से भी बात हुई है। सभी की एक स्वर में एक मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और पोस्टमार्टम फिर से होना चाहिए दिल्ली एम्स से। पुलिस ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। पुलिस का कहना है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें ये दर्शाया जा रहा है कि जो दुष्कर्म की बात कही जा रही है, दुष्कर्म जैसी कोई बात रिपोर्ट्स में सामने नहीं आया है। और जो दूसरी बात कही जा रही थी कि मर्डर की बात, तो वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जहर खाने से, कीटनाशक दवाई के खाने के उसके ट्रेसेस बॉडी में मिले हैं। तो ये अभी अपडेट है। अभी ये लोग लगातार यहाँ पर लोगों का जुटान हो रहा है, लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों की मांग है कि पोस्टमार्टम और सीबीआई रिपोर्ट की इनकी मांग है। अब ये देखना होगा कि इनको संशय है कि देर रात प्रशासन कोई हरकत कर सकता है, क्योंकि गांव के बाहर प्रशासन की काफ़ी टीमें खड़ी हुई हैं, 10-12 बसें खड़ी हुई हैं और पुलिस वाहन अपनी तैयारी से मुस्तैद है। तो ये देखना होगा कि इनकी रात कैसे गुजरती है, कि रात में तो कोई हरकत नहीं होती है। ये लोग भी अपनी तैनाती करे हुए हैं, भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी का अपडेट ये है। मनीषा अपने पीछे अपने दादा, पिता, माँ और भाई बहन को छोड़ गई है। भाई की उम्र 13 साल है, बहन 3 साल की है। पिता संजय प्राइवेट नौकरी करते हैं। इस मामले ने सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरे देश पर असर डाला है। जांच में पारदर्शिता की मांग हो रही है। सवाल अभी भी बने हुए हैं, कुछ गंभीर सवाल और जुड़ गए हैं। अगर मनीषा के पिता की बात सही है तो पुलिस प्रशासन ने परिवार पर अंतिम संस्कार का दबाव क्यों डाला? पुलिस अगर कह रही है कि मनीषा ने खुद अपनी जान ली तो इसकी वजह क्या है? प्रशासन अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं कायम करवा पा रहा? आखिर इंटरनेट बंद करने और पीएसी कंपनी को तैनात करने की नौबत कैसे आ गई? जाहिर है कि पुलिस प्रशासन को इन सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि वही लोग जवाबदेह हैं। इस मामले पर हमारी नज़र भी बनी हुई है, सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। 79 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज उनको नियुक्त किया गया था। खास बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं। आपको मालूम ही है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और वापस लेने की है 25 अगस्त। ये चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए। हालांकि पर्दे के पीछे से कई और कहानियां सामने आई थी। सीपी राधाकृष्णन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अब बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में बताते हैं। 8 जुलाई 1948 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में उनका जन्म हुआ। कानून की पढ़ाई की उन्होंने। 1971 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 1988 में आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। 95 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने और 2011 में रिटायर हो गए। बी सुदर्शन के नाम के ऐलान के साथ इंडिया ब्लॉक में एकजुटता भी दिखी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब कभी लोकतंत्र और संविधान खतरे में आता है तो विपक्ष उसे बचाने के लिए एकजुट हो जाता है। मुझे खुशी है कि सभी विपक्षी दल एक नाम पर सहमत हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, आम आदमी पार्टी भी हमारे फैसले से सहमत है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा करेगी। विपक्ष ने नाम का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन उसके पास नंबर्स नहीं है। ऐसे में क्या ये सांकेतिक कदम है? समझते हैं साथी पत्रकारों से। कई और नामों पर जो है वो विचार किया गया। ये भी विचार किया गया कि तमिलनाडु से संबंध रखने वाले किसी राजनेता या गैर राजनेता को जो है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए, जिससे इंडिया ब्लॉक के अंदर जो है वो डिवीजन ना हो। डीएमके के ऊपर एक प्रेशर है कि सीपी राधाकृष्णन, क्योंकि जो एनडीए के उम्मीदवार है वो कोयम्बटूर से आते हैं, तमिलनाडु से है, और ऐसे में उनके ऊपर एक दबाव जरूर रहेगा, क्योंकि अगले साल जब विधानसभा के चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके इसको एक बड़ा मुद्दा ना बना ले कि तमिलनाडु की प्राइड्स थी। जब उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं
सीपी राधाकृष्णन, तो डीएमके ने जो है अन्य किसी उम्मीदवार को जो है वो वोट किया। अब ऐसे में इंडिया ब्लॉक ने जो है उम्मीदवार जो बनाए हैं वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। इसमें उम्मीद थी अपोजिशन पार्टीज को कि वाईएसआरसीपी का सपोर्ट मिल सकता है। उनके 4 सांसद जो हैं वो लोकसभा में हैं और 8 सांसद जो हैं वो राज्यसभा के अंदर हैं। तो ऐसे में 12 सांसदों का एक अच्छा खासा आंकड़ा, यानी कि सांसदों की संख्या उनके साथ जुड़ सकती थी। लेकिन वाईएसआरसीपी की तरफ से जो अभी तक खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वाईएसआरसीपी जो है वो एनडीए के पक्ष में वोट करेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को अगर विस्तार से आप समझना चाहते हैं तो हमारा 23 जुलाई का शो जरूर देखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब सुर्खियों की बारी। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन आज यानी 19 अगस्त को बिहार से एक अपील आई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाने की अपील। तेजस्वी और राहुल फिलहाल बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं। आज इस यात्रा का तीसरा दिन था। सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा औरंगाबाद गयाजी होते हुए नवादा जिले में पहुंची। दोनों नेताओं ने जनता के बीच जाकर के अपनी बातें रखी। तेजस्वी बोले कि अगले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाएं और जल्द ही राहुल को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को। आज आप लोग के नवादा जिला में आकर के आप लोगों के साथ जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा नवादा एकजुट है, सभी लोकसभा चुनाव हुआ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हमें बनाया जाएगा। तेजस्वी के बयान ने उस चर्चा को हवा दे दी है कि विपक्षी दलों का अगला प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा। तेजस्वी ने तो राहुल के नाम पर मुहर लगा दी, लेकिन इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री कैंडिडेट वो होंगे क्या, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी है। उधर तेजस्वी के बयान पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। सांसद जनार्दन सिंह बोले दोनों नेता भी रियलिटी से कोसों दूर हैं। पहले तो चूंकि पहले यात्रा चल रही है और यात्रा में बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के कारण यात्रा चल रही है, तो पहले जाकर के राहुल गांधी जाते पहले उनको मुख्यमंत्री बना दिया है बिहार का। तो मुंह से कह देने में कोई अंतर है, उन्होंने तुरंत कह दिया कि नहीं आपको मैं प्रधानमंत्री बना दूंगा। तो यह मुंह से बोलने का एक हमें लगता है कि एक कलात्मक दोनों का, ये इसको व्यंग्यबाजी भी कह सकते हैं। और अगर है तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री, तो हमने भी प्रधानमंत्री कहा, जबकि दोनों यथार्थ से परे है। वह दूर नहीं, सैकड़ों कोसों दूर है। वह न कोई प्रधानमंत्री का सीट यहाँ खाली है, न बिहार में मुख्यमंत्री का सीट खाली है। अगली सुर्खी, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में राय नहीं ले सकते, इसमें दिक्कत क्या है? ये सवाल सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने केरल और तमिलनाडु राज्य से पूछे हैं। रायशुमारी और सवाल जवाब शुरू हुए जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया था। संविधान का आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति का सवाल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें विधानसभा से पारित बिल को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की गई थी। केरल और तमिलनाडु ने इस सवाल की वैलिडिटी पर सवाल उठाए थे। इसको लेकर के सीजेआई गवई की अध्यक्षता में 5 जजों की एक बेंच बैठी। बेंच ने कहा कि राष्ट्रपति का इस मुद्दे पर कोर्ट की राय मांगना गलत नहीं है। बेंच ने साफ किया कि राष्ट्रपति केवल सलाह देने की भूमिका में है, वे राय दे सकती हैं कि कोई फैसला सही है या नहीं, इससे मौजूदा फैसले रद्द नहीं होंगे। अगली सुर्खी क्रिकेट से जुड़ी है। आज यानी 19 अगस्त को 2 टूर्नामेंट के लिए टीमों का ऐलान हुआ। पहला ऐलान तमाम विरोधी सुरों के बीच 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में एशिया कप होने जा रहा है। इसके लिए बीसीसीआई ने भारत की T20 टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान संभालेंगे मैदान की सभी दिशाओं में शॉट मारने की कुव्वत रखने वाले सूर्य कुमार यादव। शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। T20 टीम में उनकी वापसी हुई है। स्पिन की कमान कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के कंधों पर होगी। अक्षर पटेल भी हैं। विकेट कीपिंग के लिए टीम के पास जितेश शर्मा और संजू सैमसन ऑप्शन होंगे। पूरी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बार एशिया कप किसके नाम होता है, ये फैसला 28 सितंबर को हो जाएगा। फिलहाल दूसरे ऐलान पर चलते हैं। इस बार आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। 30 सितंबर से शुरू होना है। इसके लिए बीसीसीआई ने टीम का ऐलान कर दिया है। हरमनप्रीत कौर कप्तान है, स्मृति मंधना उप कप्तान है। पूरी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
फाइनल 2 नवंबर को होगा। भारतीय महिला टीम ने इस टूर्नामेंट को अभी तक नहीं जीता है। यहाँ भी दबदबा ऑस्ट्रेलिया का ही बना हुआ है। अगली सुर्खी में बातें कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया से मुखातिब हुए और डिटेल्स बताएं कि 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। पहला फैसला, राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना है। इसके लिए 1507 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। काम पूरा होने का टारगेट दिसंबर 2027 तक रखा गया है। एयरपोर्ट कोटा शहर से 25 किलोमीटर दूर होगा। दूसरा फैसला, ओडिशा में कटक भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड का निर्माण। करीब 110 किलोमीटर लंबी और 6 लेन वाली रिंग रोड पर लगभग 8,307 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, सुनिए। भारत के आजादी से पहले से भी लेके 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट्स थे भारत में। मात्र इन 11 वर्षों में डबल से भी ज्यादा होके 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हो गए हैं। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड कटक और भुवनेश्वर के लिए। कटक और भुवनेश्वर प्रैक्टिकली ट्विन सिटीज हैं, बीच में नदी है। प्रधानमंत्री जी का जो पूर्वोदय का विजन है कि पूर्वी भारत में अवस्थित हमारे जितने राज्य हैं उन सबके डेवलपमेंट के, उनके विकास के लिए लगातार जो प्रयासरत माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उसी विजन का ये प्रोजेक्ट भी एक हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और हाईली मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।